हेलो एवरीवन, ये हमारे 100 टेस्ट सीरीज़ का 7वां टेस्ट है और इसमें हम देखेंगे 2 मार्कर के क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं आप सभी के लिए और ये हमारी मेरिट सीरीज़ का हिस्सा है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि 4 क्लासिकल इंडियन सोशोलॉजिस्ट के नाम बताओ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन सोशोलॉजी में। इट इज़ वेरी इजी, आपको डायरेक्ट 4 नाम लिखने हैं। अम्बेडकर, जी.एस. घुरे, एम.एन. श्रीनिवास, राधाकांत मुखर्जी, या आप और भी कई सारे लिख सकते हो। ए देसाई है, ठीक है, कोई भी 4 लिख दो। तो डायरेक्टली 4 ही आपसे पूछा है तो आपसे एक्सपेक्टेड आप 4 तो लिखो ही लिखोगे। इनके मेजर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ मेजर वर्क लिखने हैं। जैसे भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इन्होंने कास्ट और सोशल जस्टिस पे बोला है, दलित के राइट्स पे बोला है। जी.एस. घुरे हैं, ये कास्ट के ऊपर बात करते हैं और कास्ट के 6 फीचर ये बताते हैं, है ना। ये बैकवर्ड हिंदूज़ की बात करते हैं। ये सारे कीवर्ड जो हैं इनके मेन आपके आंसर्स में आने चाहिए। एम.एन. श्रीनिवास हैं, वो बात करते हैं संस्कृताइजेशन की, वेस्टर्नाइजेशन की, डोमिनेंट कास्ट की, और ये पहले क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में और ये हमने आपको एसडीएम बैच में करवाए भी हैं। सारे एग्जाम्पल विद नोट्स आपको वहाँ पर मिल भी रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 4 नाम आपको लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि जो कास्ट है ट्रेडिशनली वो एसोसिएटेड है डिवीजन ऑफ लेबर से। मतलब आप क्या करते हो, आपकी कास्ट निर्धारित करती थी। डेफिनेटली पहले क्या कास्ट जो होता था वो डिवीजन ऑफ लेबर से एसोसिएटेड होती थी। मतलब आप बाई बर्थ यू आर असाइंड सम वर्क, तो आपकी एस्क्राइब्ड स्टेटस होता था। अगर आप ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हो तो यू विल डेफिनेटली टीच, यू विल प्रीच और रीड द स्क्रिप्चर्स। अगर आप शूद्र में पैदा होते हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर वर्णास। तो अगर आप हायर वर्ण में पैदा होते हो ब्राह्मण्स में तो जनरली आप प्री स्कॉलर्स ही बनोगे। लोअर कास्ट शूद्रा में बनोगे तो आप मैनुअल लेबर में ही जाओगे। तो ये जो हेरिडेटरी डिवीजन है बाई बर्थ, ये आपके जॉब, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करता है, आपकी सोशल मोबिलिटी को भी लिमिट कर देता है। दैट्स हाउ ट्रेडिशनली एसोसिएट दी कास्ट। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स में क्लास में कन्वर्ट हो गया है। अब अपने आप को मोबिलिटी भी आप रख सकते हो बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, योर पावर, योर इकोनॉमिक पावर, है ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप अपना अपलिफ्टमेंट कर सकते हो। बट ट्रेडिशनली कास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें मूव करना ना के बराबर मूवमेंट है, हाईली रेस्ट्रिक्टेड है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन मतलब ये जो कंसेप्ट था ये हमारा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था और ये बात करते हैं जिसमें लोअर कास्ट है या मार्जिनलाइज कास्ट है, दे ट्राई टू इमिटेट जो हायर कास्ट हैं उनके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, वैसा ही डाइट लेते हैं, वैसी ड्रेस पहनते हैं, वैसी प्रैक्टिस करते हैं। किस लिए? ताकि वो उनके साथ घुल मिल सके और उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो कम हो पाए। तो इसका उल्टा भी हो सकता है डिसेंसिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर कास्ट वाले हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को, है ना। तो ये पेपर में ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आया हुआ है। तो दोनों तरह से हमको याद होना चाहिए, बिकॉज ब्राह्मिकल जो ट्रेडिशंस हैं उसको वो एज ए रेजिस्टेंस कि भाई कास्ट ऑपरेशन हो रहा है, जो आइडेंटिटी है वो उसको भी ऑप्रेस कर सकते हैं। जैसे दलित मूवमेंट जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया, तो ये तो कास्ट को ख़त्म करने की ही बात कर देते हैं कि भाई अपर कास्ट को फॉलो नहीं करना है, बट आप अपने जो आपका जो आइडेंटिटी है उसको कैंसिल करके आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी लास्ट में बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर लेते हैं। बिकॉज डिस्पाइट ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट फिर भी उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, इस वजह से वो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिमोनतयनम संस्कार क्या है। तो जन्म लेने से मरने तक एक इंसान 16 संस्कार को फॉलो करता है, तो उसी में से एक संस्कार है सिमोनतयनम संस्कार। तो इसमें होता क्या है कि जब बच्चा पेट में होता है प्रेगनेंसी के दौरान तब ये किया जाता है। तो टिपिकली 4, 6 और 8वां जब मंथ होता है प्रेगनेंसी का तब ये कराया जाता है। तो आजकल जैसे आप देखते हो ना बेबी शावर जो कंसेप्ट है, कुछ वैसा ही सिमिलर बोल सकते हो। और लास्ट संस्कार हमारा होता है अंतिम संस्कार, जब इंसान को जला देते हैं, या जब बच्चे का जन्म होता है, या उसको पहली बार जब हम खाना खिलाते हैं, ठीक है, फर्स्ट उसको जब हम ग्रेन खिलाते हैं वो हो गया, या उसकी जब शादी होती है तब एक हो गया। इस प्रकार से 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। तो ये हिंदू धर्म के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं। तो सिनो जो है ये सिमंतोनम संस्कार है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बाकी के 15 भी आप एक बार ज़रा सा गूगल करके आप देख लेना ताकि दूसरा भी कोई आ सकता है। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि अब कॉमन सेंस भी लगा लो कि अगर बच्चा पेट में है हम उस टाइम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जो वेलबींग है, उसकी मेंटल हेल्थ है, उसके लिए हम कर रहे हैं ताकि वो ईविल से बचा रहे और वो सेफली इस दुनिया में आ जाए। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं मिसकैरेज भी हो जाते हैं, या पैदा होने के जस्ट बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो हम इंश्योर करते हैं कि भाई वो इस दुनिया में आए तो सेफली रहे।
व्हाट इज़ द 4 पीज इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये 4 पी क्या है? 4 पी हैं पर्पज़, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ क्या है वो डिफाइन होना चाहिए, गोल डिफाइन होना चाहिए। प्रोसेस के लिए आपके पास आप कोई भी गोल अचीव आपको करना है तो इस डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होना चाहिए, और आपके पास अचीव करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, मतलब ह्यूमन रिसोर्स, और जोग्राफिकली आपकी एक लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करोगे। इस प्रकार से आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, जो टेस्ट आप देख रहे हो ये सारे हमारे जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसका हिस्सा है, और मैड सीरीज़ हमारी चल रही है, ठीक है। इसमें आपको 100 टेस्ट मिलते हैं, और इसमें से 77 हमारे माइनर टेस्ट हैं, 23 हमारे मेजर टेस्ट हैं। ये सारे आपको मिलते हैं, और इसका आप ज्वाइन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको 5000 इसका प्राइस रहता है, और अगर आप SDM बैच ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पर 10,000 में बैच मिलता है इंक्लूडिंग दिस टेस्ट सीरीज़। इसमें आपके RS का कंप्लीट सिलेबस 800 नंबर का मेंस होता है। वी गारंटी 700+ मार्क्स, ठीक है। हमने प्रीलिम्स में करके भी दिखाया है पहले से भी, आप अपना हमारी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एकेडमी के नंबर पर कॉल कर सकते हो 9996337109, ये रहा। इसके बाद आप देखोगे तो हमारी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है कि मेजर क्रिटिक क्या है क्लासिकल थ्योरी के। तो आप देखोगे इसमें हमारा जो स्कॉलर्स हैं वो एम्फसाइज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, मोटिवेशन पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, लेकिन क्लासिकल थ्योरीज में इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता था। आप कोई भी थ्योरी देख लो, मॉडर्न जो थ्योरी हैं दे टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, दे टॉक अबाउट हैप्पीनेस, दे टॉक अबाउट वेलफेयर, बिकॉज एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में लोगों से काम कराया है। आज के दिन तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उनकी मेंटल वेलबींग का, उनकी प्रमोशन का, उनके परिवार के जो इंश्योरेंस है, सब कुछ ध्यान रखा जाता है, बिकॉज जब तक वो इंसान खुश नहीं रहेगा वो आपकी सोसाइटी में एक बेहतर कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। तो आप देखोगे किस किसने क्रिटिसाइज़ किया है, तो हर्बर्ट सिमन है, लैक ऑफ एम्पेरिकल वैलिडिटी बोलते हैं, एल्टन मायो है, ये बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस की, मोटिवेशन की। चेस्टर बर्नार्ड है, ये बात करते हैं इनफॉर्मल आस्पेक्ट की भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रिस एग्रियस करके हैं, ये बात करते हैं कि भाई आपकी जो रिजिड हायरार्की है ना उसकी वजह से एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन महसूस करता है और उसका एफिशिएंसी कम हो जाती है। या वेरन बेनिस है, ये बात करते हैं भाई फ्लेक्सिबिलिटी की, अडेप्टेशन मॉडल की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी 4 यहाँ पर लिख सकते हो, 2 नंबर में है तो आप 4 लिख दो। राइट कमेंट ऑन द 3rd मीनोब्रूक कॉन्फ्रेंस। तो जो 3rd मीनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2008 में हुई थी, और ये बात करती है गुड गवर्नेंस की, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेटरी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इस प्रकार की। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट हैं सारे। इसमें ये बात करते हैं कि हमारे जो भी सोच है इट शुड बी इनोवेटिव, इट शुड बी इंक्लूसिव, सिटीजन सेंट्रिक, ये सब इनकी बात करते हैं। पब्लिक सर्विस को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए रैपिडली चेंजिंग ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, तो ये उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई एंड व्हेन वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो IPA हमारा करके है, ये कब बनाया गया और क्यों बनाया गया। क्यों बनाने का मतलब तो है कि व्हेन, वाई, तो वैन का मतलब तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, ये डेट याद रखना, दोबारा भी आ सकता है पेपर में, 1954 में, और दिल्ली में बनाया गया था इसको। और ये क्यों बनाया गया था, बिकॉज जो फर्स्ट ARC थी उसने रिकमेंड किया था, तो दिल्ली में ही एस्टेब्लिश हो गया। इसका मेन काम क्या है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूट है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही कंट्रीब्यूट करने के लिए बनाया होगा, ताकि लोगों की एफिशिएंसी बढ़े, उनको पब्लिक सर्वेंट्स को हम ट्रेन कर पाएँ, रिसर्च कर पाएँ, जो नई नई हमारी जो टेक्टिक्स हैं, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। तो इस प्रकार से ये लाया गया था। आपको कोई 3 यूनिवर्सिटी बतानी थी जहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी किया जाता है। वैसे तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, फिर भी हमारी प्रोमिनेंटली अगर देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, तो लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान, ये आपको लिखनी होंगी। और लखनऊ वाली तो बहुत पुरानी है, 1930 की है, और दिल्ली तो भाई कैपिटल है हमारे देश की, तो यहाँ फिर भी मेजर चीज़ें यहीं पर होती हैं, ठीक है। और हर स्टेट ने अपने अपने बना रखे हैं, जैसे हरियाणा का गुड़गांव में है HIPA, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे गुजरात का है SPIPA, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे हर स्टेट ने अपने अपने बना रखे हैं। यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स की या जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वगैरह भी कराए जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको हर कॉलेज में मिलेगा, ठीक है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बात करता है कि पावर को डिफाइन करो और सोशल इंटरेक्शन में क्या सिग्निफिकेंस है। पावर का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप दूसरों पे कंट्रोल कर सकते हो, उनके एक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हो,
और दूसरों के बिहेवियर के अगेंस्ट में बता सकते हो। तो power can be authoritative, power can be coercive also, power can be legitimate also. तो it operates through authority, coercion, legitimacy. तो power can be multiple types. तो ये शेप करता है सोसाइटी में। तो पावर कैन बी सॉफ्ट आल्सो, पावर कैन बी हार्ड आल्सो। जैसे गांधी जी की थी पावर थी, तो उनकी पावर काफ़ी ये समझो नॉन वायलेंट थी, लेकिन हिटलर की पावर थी, इट वॉज क्वाइट वायलेंट। पावर दोनों के पास थी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। ये बेहतर अगले पॉइंट में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज अथॉरिटी, और ये पावर से कैसे डिफरेंशिएट करोगे। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी होती है लेजिटिमेट, आपको हक है वो चीज़ करने का, तो लेजिटिमेट राइट टू एक्सरसाइज द पावर, ठीक है। लेकिन पावर में क्या होता है? पावर इज एन यू कैन से नेगेटिव कंसेप्ट, जहाँ पर आप दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो विद और विदाउट अदर परमिशन। बट अथॉरिटी इज ऑलवेज लेजिटिमेट। जैसे पेरेंट्स की एक अथॉरिटी होती है बच्चे पे, टीचर्स की एक अथॉरिटी होती है, बच्चा उनकी बात मानता है। तो अथॉरिटी में लेजिटिमेसी होती है, इसमें लॉ, ट्रेडिशन, कंसेंट होता है सामने वाले का, ओबीडियंस विदाउट कोर्सन, आपकी बात को माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जो अथॉरिटी है उसके अंदर लेजिटिमेसी है, वो रिकॉग्नाइज करी जाएगी। पावर कैन बी फोर्सफुल बट लेजिटिमेसी, अथॉरिटी इज नॉट पावरफुल, इज नॉट फोर्सफुल। स्टेबिलिटी होती है बिकॉज पावर कैन बी टेम्परेरी, कुछ समय के लिए आपको मिली है, बट जो स्टेबिलिटी होती है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होती है। इसका एनफोर्समेंट आप देखोगे तो पावर कैन बी कोर्सिव आल्सो, बट अथॉरिटी इज नॉट कोर्सिव, वो एक्सेप्टेंस भी होती है। जैसे कुछ प्रकार की अथॉरिटी बताई गई थी, एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक होती है करिज्मेटिक अथॉरिटी। इस प्रकार की कुछ अथॉरिटी के एग्जांपल आपको पेपर में आते हैं। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसमें क्या होता है कि आपकी एक तरह की पावर तो लेजिटिमेट है ही, अथॉरिटी आ गया तो, लेकिन इसमें जो अथॉरिटी है वो कहाँ से आएगी? कस्टम्स, ट्रेडिशन, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस, यहाँ से आती है, और वो डीप रूटेड कल्चरल होता है। जैसे हम अपने बड़ों की बात मानते हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश मोनार्की है, वहाँ पर जो किंग और क्वीन है उसकी अथॉरिटी कहाँ से चली आ रही है? बिकॉज लॉन्ग एज ट्रेडिशंस हैं। भले ही आज के दिन वो सिम्बॉलिक है, बट अभी भी किंग और क्वीन उनके चुने जाते हैं, बैठाए जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डज रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफर फ्रॉम द अथॉरिटी। अथॉरिटी बात करती है लेजिटिमेट राइट की, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करती है अपनी ड्यूटी को पूरा करने की। तो अथॉरिटी दी जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, काइंड ऑफ वही बात होगी ना। अथॉरिटी इज ग्रांटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टेड एज ए ड्यूटी, आपको पूरा करना पड़ेगा। आप अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर सकते हो, मान लो ए के पास अथॉरिटी है, वो बी को दे सकता है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैनेजर है, उसकी अथॉरिटी है, वो नीचे वाले को टास्क दे सकता है, बट उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पे काम करके दे अपने सीनियर्स को। क्वेश्चन नंबर 15, आपको दो करेक्टरिस्टिक बतानी है ब्यूरोक्रेसी की, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दी गई थी, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मैक्स वेबर काफ़ी बड़ी थ्योरी देते हैं। तो आपको दो ही बतानी है। तो नंबर 1 हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जिसमें ये होता है कि मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर आते हैं। तो इसमें क्लियरली डिफाइंड चेन होती है कि भाई ए कमांड देगा बी को सी को, ऐसे इस प्रकार से ऑर्डर हमेशा नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो इट इज़ क्लियरली डिफाइंड चेन ऑफ कमांड, जिसमें हायर ऑफिशियल सुपरवाइज करेंगे लोअर वंस पर। एग्जांपल है जैसे भाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, फिर वो इस प्रकार से ना, तो मान लो डीसी है, फिर एडीसी है, फिर एसडीएम है, फिर तहसीलदार है, फिर नायब तहसीलदार है, फिर पटवारी, इस प्रकार से एसपी हो गया जिले का, फिर डीएसपी हो गया, फिर इंस्पेक्टर हो गया, फिर सब इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर एएसआई हो गया। इस प्रकार से ये एक वेल क्लियरली डिफाइंड होता है हायरार्की। इम्पर्सनैलिटी, ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जो भी आपके डिसीजन होते हैं ना, वो सारे रूल रेगुलेशन के बेस पर होते हैं, आप अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते हो। तो सारे आपके मेरिट बेस्ड होने चाहिए रेदर देन फेवरेटिज्म। तो आप भी इस सीरीज़ को ज्वाइन करिए और आने वाले RS मेंस 2025 में अपना प्लेस सिक्योर करिए, बिकॉज 800 में से कट ऑफ पिछली बार कुछ 250 के आसपास रही है। तो अगर आप 400 प्लस भी ले लेते हो, बिकॉज हम तो आपको 700 प्लस का टारगेट देने वाले हैं, काफ़ी एस्पिरेशनल टारगेट है, बट विद प्रॉपर शेड्यूल, विद प्रॉपर गाइडेंस, इवेल्युएशन हम आपको दे रहे हैं। तो अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें। हैव ए नाइस डे।